हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2014 का पेपर 3। इसमें पूरे 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया है और पार्ट 2 के क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट 36 क्वेश्चन है, मार्केट एट विच ट्रांजैक्शंस विल बी कंज्यूम्ड एट अ सम स्पेसिफिक टाइम इन अ फ्यूचर। यानी कि ऐसा मार्केट जहाँ पे ट्रांजैक्शन यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्सचेंज रेट्स एक स्पेसिफिक डेट पे फ्यूचर में हो, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। दो तरह के मार्केट होते हैं, फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट ऐसे मार्केट को कहा जाता है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द करेंसीज या एक्सचेंज रेट्स मार्केट, जहाँ पे वो सेम ही डे में हो जाए। मार्केट का ट्रांजैक्शन सब कुछ फ्यूचर में ना हो, उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। और फॉरवर्ड मार्केट जब मार्केट का ट्रांजैक्शन वो एक स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में किया जाए, उसको बोलते हैं। करंट मार्केट और कैपिटल मार्केट ये इसे रिलेट नहीं करता है, ये बीओपी से रिलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर ऑल कमर्शियल बैंक। अब देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए बाजिल थर्ड में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे, नॉर्म्स। ये एक रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे इसके में। बाजिल थर्ड जब ये आया था, तो इसके लिए हमेशा जो कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका रिक्वायर्ड रेट 9% से एबव हमेशा होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू द बाजिल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये है, मेंशन है उसमें कि अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। ये ऐसा रेशियो होता है जो कि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व यानी कि जो ऐसे बैड लोन्स जिसका परसेंटेज बैंक असेट और वेट जो भी फर्स्ट गिवन होता है, डिफरेंट आइटम जो कि बेस्ड होता है प्री सब्सक्राइब्ड रिस्क पे, और उसी को हम जिसकी वजह से ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी नीचे यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है। विच ऑफ फॉलोइंग आर अ लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है देनदार, यानी कि ये देह उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। यानी कि कमर्शियल बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटीज है। एक होता है असेट जिसको हमें देना नहीं होता है, और एक होता है लाइबिलिटीज जिसमें आती है बोरोइंग। अगर हम किसी से उधार मांगेंगे तो उसको तो हमें चुकाना पड़ेगा ना। उसके बाद आता है यहाँ पे कैपिटल या रिजर्व, यानी कि कोई भी हम कैपिटल लेते हैं तो उसको वो भी हमारे लिए दे हैं। इसके साथ साथ रिजर्व और सरप्लस, इसके डिपॉजिट्स, कोई भी हम डिपॉजिट लेते हैं तो हमें उसको भी देना पड़ता है। ये भी कमर्शियल बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है। अदर लाइबिलिटीज़ जिसमें आते हैं चेक और बहुत सारे चीज़ें जो कमर्शियल बैंक को देना होता है, उसकी लाइबिलिटीज़ बनती हैं। असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कमर्शियल बैंक को किसी को नहीं देना होता है। इसमें लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद जो शॉर्ट नोटिस है, मनी एट कॉल जिसको हम बोलते हैं, ये भी ये असेट है। तो ये असेट है जिसको कमर्शियल बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ नहीं क्रिएट करता है, जबकि लाइबिलिटीज़ क्रिएट करता है कैपिटल एंड रिजर्व। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, ये कमर्शियल बैंक के ऊपर थोड़ी, ये तो अपने कैश को आरबीआई के पास रखा है, ये इसका खुद का पैसा है, तो इसके ऊपर भी लाइबिलिटीज़ नहीं जनरेट होगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट भी लाइबिलिटीज़ का पार्ट नहीं, ये असेट के दोनों पार्ट हैं। जबकि बोरोइंग लाइबिलिटीज़ को जनरेट करता है, यानी कि जो चीज़ें कमर्शियल बैंक को अगर बोरो करता है, किसी से उधार लेता है, तो उसको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट होगा। बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड है, ये असेट के पास पार्ट है जो कि कमर्शियल बैंक पे लाइबिलिटीज़ को जनरेट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, देयर वॉज अ रिमार्केबल एक्सेलरेशन इन अ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ 14th कमर्शियल बैंक इन 1969। अगर हम कमर्शियल बैंक के नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। इसकी वजह से जो डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया था कि ये बैंक जो कमर्शियल बैंक है ये नहीं भागेंगे, या इन पे उनका ट्रस्ट जनरेट हो गया था, क्योंकि वो उन्हें पता चलेगा कि अब ये गवर्नमेंट के अंडर में है, तो इससे उनके
पे कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से ये देखा गया कि नेशनलाइजेशन के बाद कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट बहुत एक्सेलरेट हो गए थे, बढ़ गए थे। उसके बाद देयर वॉज अ ट्रिमेंडस ब्रांच एक्सपेंशन, इसके साथ साथ इनके ब्रांच में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखा गया। राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मैरिड इनोवेशन डिपॉजिट स्कीम, तो ये सारी स्कीम का इंट्रोडक्शन भी हुआ था। तो इस तरह से दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसका हिंदी वर्जन है, इसमें ये करेक्ट था और इसमें ये करेक्ट था, तो हिंदी के स्टूडेंट्स इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इन द इंडिया, तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि IIB बैंक, RBI वर्किंग ग्रुप ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, जिसको हम SIDB बोलते हैं, SIDB भी बोलते हैं। और हमारा IRDA ये 1974 में आया था। RBI का वर्किंग ग्रुप जो इस्टेब्लिश हुआ था, हमें इसको सेट करना है क्रोनोलॉजी में उनके इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से। तो वर्किंग ग्रुप डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये 1991 में था, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ये 1956 के अराउंड था। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच करें तो हमारा कोई कोड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यानी कि सबसे पहले अगर क्रोनोलॉजी में सेट करें तो सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो ये हमारा क्रोनोलॉजी बैठ रही है, जो कि अभी किसी में नहीं है। तो आई थिंक क्रोनोलॉजी के कोड में थोड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि जो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि रिलेटेड होते हैं इंडस्ट्री से, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और एग्जिम बैंक, ये टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। जबकि स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक और नाबार्ड ये टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं कहलाते हैं। तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि ये बड़े डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा है। जबकि नाबार्ड और स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक छोटे इंडस्ट्रियल बैंक की बात करते हैं, तो ये टर्म लेंडिंग नहीं कहलाएंगे, जबकि पहले और दूसरे टर्म लेंडिंग कहलाएंगे। ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड आर द ब्रॉडर मनी इन द इंडिया। तो ब्रॉडर मनी में कौन सा इंक्लूड होता है? तो देखिए, आरबीआई जो चेंज करते हैं अपने रिकमेंडेशन वर्किंग ग्रुप के, वो अलग अलग अपने यूज़ के हिसाब से इसके रिकमेंडेशंस चेंज होती रहती हैं। तो इसी तरह से आरबीआई की जो वर्किंग ग्रुप है, जो सबसे पहले 1961 में अपॉइंट हुआ था, फिर सेकेंड वर्किंग ग्रुप 1977 में अपॉइंट हुआ था, और तीसरा वर्किंग ग्रुप 1998 में अपॉइंट हुआ था। तो तीसरे वर्किंग ग्रुप को अभी माना गया है आरबीआई में, जिसमें M0, M1, M2 और M3 ये मनी को लिया गया है। अब M0 को हम बोलते हैं रिजर्व मनी, M1 क्या है? नैरो मनी, M3 है ब्रॉडर मनी, ब्रॉड मनी, और M2 को ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है? अब M1 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो इसमें होती है कि करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि ये दोनों आरबीआई होने चाहिए। उसके बाद M1 में क्या है? M1 में है हमारा है, इसको नैरो मनी बताएं, कैश डिपॉजिट, CC यानी कि कैश, डिमांड डिपॉजिट और प्लस अदर डिपॉजिट। M2 में क्या है? तो M2 में हमारा है ये M1 और प्लस टाइम लायबिलिटी
ऑफ सेविंग डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी ऑफ सेविंग डिपॉजिट विथ बैंक प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें से FINBCB के डिपॉजिट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये M2 है और M3 हमारा क्या है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। M3 है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो ये वर्किंग ग्रुप के जो तीसरी बार आई थी उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से थे। तो M3 को ब्रॉडर मनी कहा गया। अब M3 में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें टाइम डिपॉजिट विद बैंक ये है, और M1 में जो इंक्लूड था, अब M1 में क्या था, करेंसी विद द पब्लिक यानी कि ये, और डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI, यानी कि चारों ठीक करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 जिसमें 1 2 3 4 सभी हैं तो वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग से कि द मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू लेंड इस बैंक रेट। क्या ऐसा रेंट जिस पे सेंट्रल बैंक रेडी हो जाता है मिनिमम रेंट पे लेंड करने को, क्या हम उसको बैंक रेट कहते हैं? तो यस, इसको हम बैंक रेट या डिपॉजिट रेट भी कहते हैं। ये तो हमारा सही है। द बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। नो, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि बैंक रेट जो डिटरमाइन करता है ये क्रेडिट क्रिएशंस के थ्रू होता है कि क्या कैसा क्रेडिट है बैंक का, जिसकी वजह से बैंक रेट डिटरमाइन होता है। डिमांड एंड सप्लाई से ये नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। तो इस वजह से हमारा, एक सेकेंड देखिए, ये डिमांड ओके सॉरी, ये गलत मैंने बता दिया यहाँ पे। द बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी से होता है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि बैंक रेट कौन मतलब कैसे बैंक रेट लगाया जाता है, किस बेसिस पे। तो ये डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिटरमाइंड होता है। और ये दोनों सही हैं और ये एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई पे ये डिटरमाइंड होता है जिसकी वजह से ये मिनिमम रेट के लिए रेडी हो जाता है सेंट्रल बैंक से लेंड करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका फोर्थ करेक्ट है, इसका फर्स्ट करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन है हमारा, दिल्ली हैज़ अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। येस, दिल्ली हैज़ अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और इसका रीज़न दिया है पीपल फ्रॉम रूरल एरिया आर माइग्रेटिंग टू दिल्ली। क्या ऐसा है क्या कि रूरल एरिया के लोग सारे दिल्ली में ही चले जा रहे हैं, इस वजह से दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही हो गया है? तो नो, हमारा आर जो है ये करेक्ट नहीं है और हमारा ए करेक्ट है। डेंसिटी अलग होती है और पॉपुलेशन इंक्रीमेंट अलग होता है। तो हाई डेंसिटी यहाँ पे पूछा है, उसका ये रीज़न तो नहीं है और ये इंडिविजुअली भी इनकरेक्ट है। अब एन स्टेबल पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज बाई, तो स्टेबल पॉपुलेशन किससे कैरेक्टराइज किया गया है? स्टेबल पॉपुलेशन तो तभी होगा ना जब यहाँ पे कांस्टेंट बर्थ रेट होगा और एज स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यानी कि कांस्टेंट बर्थ रेट भी है स्टेबल पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स और अनचेंजिंग एज स्ट्रक्चर भी है स्टेबल पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन बोथ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका हिंदी में है तो हिंदी वाले हिंदी देख लेंगे और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या कहलाता है? ये एक मतलब जो एवरेज नंबर ऑफ द डॉटर्स बॉर्न होती हैं एक विमेन एक्सपीरियंस करती है अपनी फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी पैटर्न के थ्रू, जो कि इसका लाइफ स्पैन दिया गया है फीमेल का 15 to 64, जिसको हम बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट, जिसमें एवरेज नंबर ऑफ डॉटर बॉर्न टू अ फीमेल देखा जाता है और इसका लाइफ रिलेटेड टू द लाइफ स्पैन ऑफ द फीमेल। तो यानी कि दोनों यहाँ पे करेक्ट है। और कितनी लाइफ स्पैन होनी चाहिए? 15 to 64 ईयर्स की मतलब एज होनी चाहिए इतनी। तो ये ध्यान रखिएगा
जहाँ पे नेट आए यानी कि सिर्फ डॉटर जो बॉर्न हुए हैं किसी फीमेल से, एक एवरेज नंबर ऑफ डॉटर ही इसमें काउंट होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड से रिलेटेड है कि कौन सा ट्रू है। तो पॉपुलेशन डिविडेंड का जो कंसेप्ट है वो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने 2006 में ये लेके आए थे और इनके अकॉर्डिंग 62.9 पर इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन का 2006 में। तो ये हमें क्या बताता है कि पॉपुलेशन डिविडेंड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिविडेंड कब होता है, 15 to 64 ईयर्स, जब वो पॉपुलेशन इस ग्रुप का इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, इसमें ये करेक्ट था और इसमें ये करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात को सोचें, अगर चाइना को देखें और इंडिया को देखें तो चाइना और इंडिया दोनों लगभग सेम टाइम ही ये लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन चाइना अभी इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हो गया है और इंडिया अभी भी आगे नहीं है। इसका एक वन ऑफ द मेजर रीज़न यही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट होने का जो सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले एग्रीकल्चर पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हमारा इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए और उसके बाद हमें सर्विस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो इंडिया का डेवलपमेंट था वो इसके एकदम विपरीत हुआ। लोगों ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, उसके बाद डायरेक्ट जंप कर गए सर्विस सेक्टर पे और उसके बाद से इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया। ये तीसरे नंबर पे आता है। तो यही था सीक्वेंस इंडिया का, जबकि इसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, इसका सीक्वेंस पहले होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने इस सीक्वेंस को ना अपना के इस सीक्वेंस को अपनाया, जबकि चाइना ने एक जो सीक्वेंस होता है पहले एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर, उसको अपनाया और आज वो इतने आगे है। तो ये बहुत मेजर रोल क्रिएट करता है हमारी इकोनॉमी को अभी डेवलपिंग होने में। नेक्स्ट है हमारा द टर्म हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी स्टैंड फॉर। तो द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी जो इनिशिएट किया गया था 1966 में, उसकी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट हुई थी किसके लिए, यूटिलाइज करना और प्रमोट करना हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ फूड ग्रेन को सभी डिस्ट्रिक्ट में। ये इसका मेन एम था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था खरीफ सीजन के लिए। और इसी को हम न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी को ही हम हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं। और इसका मेन मोटो यही था कि कैसे हम प्रमोट कर सके हाई यील्ड वेराइटी फूड ग्रेन को यूटिलाइज कर सके और प्रमोट कर सके। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट है। मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है तो हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो नेक्स्ट इसका हिंदी वर्जन है, इसमें हमारा ये डी करेक्ट था और इसमें हमारा सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मोर एंड मोर कैपिटल एंड लेबर इज अप्लाइड एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द लैंड, यानी कि लैंड तो हमारा फिक्स है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपिटल और लेबर अप्लाई हो रहा है कल्टीवेशन के लिए, तो वैसे फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे फार्मिंग को हम बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, जहाँ पे लेबर और कैपिटल्स यानी कि लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे मशीन्स की चीज़ें कम होती हैं। इसके जो ईल्ड होती है वो भी कम होती है, यानी कि प्रोडक्शन पे बहुत हमें फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि बहुत छोटे पीस ऑफ द लैंड पे की जाती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ की एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत लार्ज एरिया में होता है और ये आउट ऑफ द सिटीज़, यानी कि कोई ऐसी एरिया बहुत लार्ज है जहाँ पे लेबर बहुत कम होते हैं और सारी चीज़ें मशीन से की जाती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। लेकिन अभी हमें पूछा था कि कौन सा एक छोटे फिक्स्ड लैंड पे होता है जिसमें लेबर कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड होते हैं, वैसे फार्मिंग को हम इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द क्रॉप वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब सक्सेसफुल हुआ था उसमें कौन सा क्रॉप ज़्यादा सिर्फ ये वीट और राइस को ही ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर। ये देखिए, ये पीछे
पीछे अगर हम पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर को देखो तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर ये एक स्टेट का पार्ट है और ये हमारे आर्टिकल में भी मेंशन है कि लेबर की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट देना चाहिए, ये सिक्योरिटी का पार्ट है। अगर वो इंजर्ड हो जाए तो उसका भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, पेंशन भी देना पड़ेगा, जिससे वो सोशल सिक्योरिटी का, ये लेबर की एक सिक्योरिटी को डिपेंड करता है, जबकि वेजेस इसकी सिक्योरिटी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से ये वेजेस डिसाइड होते हैं। तो इस वेज को छोड़ के बाकी सारे सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका हिंदी वर्जन है। इसमें पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, और इसमें गहन कृषि। हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड ऑफ द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड हो गया, या इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से बहुत सारे मेथड हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड, हेडोनिक मेथड, और भी 4-5 मेथड हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, ये एक तरह से मार्केट फेलियर के अंडर ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसको पता नहीं है कि किसी भी इन्वायरमेंटल ब्यूटी के लिए क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए, या उसको हम किस तरह से हम किसी प्राइस में तौलें, ये डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड इसी मुश्किल को दूर करता है और ये एक तरह से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए एक मेथड प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम किसी भी इन्वायरमेंटल चीज़ों का या वहाँ के व्यूज़ का हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये मार्केट फेलियर के उसमें यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सिकनेस ऑफ इंडस्ट्री यूनिट इन ऑफ द इंडिया। सिकनेस का क्या मतलब होता है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बीमारी का कारण नहीं है। तो क्या टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेंट टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री का बीमारी का कारण होगा? नो। लेबर प्रॉब्लम, फॉल्टी लोकेशन, ये सारे सिकनेस हैं। ये पूछा है कि नॉट अ कॉज ऑफ सिकनेस, तो लेबर प्रॉब्लम ये भी सिकनेस है, फॉल्टी लोकेशन पे इंडस्ट्री है वो भी एक तरह से इसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ये तो इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है, तो ये इसका सिकनेस का कारण नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारत में औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता का कारण नहीं है। तो श्रमिक समस्याएं, त्रुटि कार्यस्थल या पुरातन टेक्नोलॉजी, अगर हम नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो कैसे इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी, वो वैसे ही पुरानी चीज़ों पे वो करेगी। लेकिन पूंजी का लेखा ये इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करता है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस पर ये मार्केट फेलियर के लिए यूज़ की जाती है इस प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। असर्शन है हमारा, इन इंडिया द ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल दैन अ मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो क्या ये सच है कि ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो येस, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट कि हमारे जो ट्रेडिशनल स्मॉल छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है उनके पास, क्योंकि एक तो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं और ट्रेडिशनल वे में क्योंकि कैपिटल उसमें कम लगेगा और जो गरीब हैं वो भी उसको कर सकते हैं, उस इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बन सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का। जबकि जो मॉडर्न इसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसकी वजह से पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जो पुअर हैं वो मॉडर्न स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं गेन कर पाएंगे, वेयर एज वो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो ज़्यादा पोटेंशियल है इसके में, तो ये सही है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल पर वर्कर इन ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज स्मॉलर दैन द वैल्यू ऑफ पर कैपिटा वर्कर इन द मॉडर्न स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये भी सही है कि जो कैपिटल पर वर्कर है ये तो भले कम होते हैं कैपिटल पर वर्कर और इसमें ज़्यादा होते हैं कैपिटल पर वर्कर। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और जिसकी वजह से ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा है। तो दोनों सही है। अब हमें बताना है कि 2013 और 14 के प्रोक्योरमेंट ऑफ द वीट में लार्जेस्ट कौन सा स्टेट था? तो वो स्टेट था वीट के प्रोक्योरमेंट में पंजाब एंड हरियाणा। तो ऑप्शन हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि 2013 और 14 को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस परसेंटेज इन जीडीपी। अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टैक्सेस परसेंटेज का मतलब है कि कौन सा टैक्सेस, यानी कि रुपी किस तरह से सबसे ज़्यादा आती है गवर्नमेंट के पास, या किस तरह से वो टैक्सेस, कौन सा टैक्सेस सबसे ज़्यादा है, कौन सा टैक्सेस सबसे कम है। तो इस हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। अगर हम अभी की करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा कि कौन सा टैक्सेस सबसे ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। अगर हम उस टाइम की बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स का था, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद हमारा एक्साइज ड्यूटी और सबसे कम सर्विस टैक्स का था। लेकिन अगर हम अब देखें तो जीएसटी हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसका कंट्रीब्यूशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है, इनकम टैक्स से भी ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से उस टाइम के लिए तो ये भी था, और अभी करंट में चेंज हुआ है जिसके ऊपर मैंने करंट अफेयर्स भी दिया है, तो आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट आर करेक्ट अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ द इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश इन 2003। तो येस, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भले 2002 में आया था, और ये किसको रिप्लेस करके आया था? MRTP एक्ट को, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको रिप्लेस करके ये 1969 का ये पॉलिसी है जिसको रिप्लेस करके कंपटीशन कमीशन आया था, और इसको इस्टेब्लिश 2009 में किया गया था। और ये जो काम करना बहुत अच्छे से स्टार्ट की, ये इसका काम 2009 के करीब स्टार्ट हुआ था, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी के। तो ये दोनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका हिंदी वर्जन दिया हुआ है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द बेस ईयर ऑफ अ न्यूली डेवलपमेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ रूरल CPI। अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 4 तरीके से बांटा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन वर्कर, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंबाइंड, यानी कि दोनों को देखा जाता है। तो इस तरह से इनके सबके अलग अलग वो बेस ईयर हैं। अब जैसे CPI का बेस ईयर अभी 2012 है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016 है, रूरल CPI ये 2011-12, अभी ये 2011-12 हो गया है, उस टाइम 2010 था। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम इसका देखें तो ये बेस ईयर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बाकी ये रूरल वर्कर, जो रूरल CPI एंड अर्बन, देखिए सॉरी, यहाँ पे कंबाइंड की बात हो रही है, रूरल अर्बन, तो कंबाइंड का तो ये 2010 था। लेकिन अगर रूरल की बात करें तो ये अभी 1886 और 87, ये भी पुराना बेस ईयर ही चल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने ये सिर्फ रूरल पढ़ा था, यहाँ पे कंबाइन नहीं देखा था, इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ 10 पैरामीटर ऑफ द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक। अब ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस कौन रिपोर्ट करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इसमें हमें बताना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी, किस पोजीशन पे था। तो ये तो उस टाइम का डेटा है जिसमें इंडिया की रैंक 142 थी, लेकिन अगर हम 2020 जो लास्ट पब्लिश हुआ था उसमें इंडिया की रैंक 63 नंबर पे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच इज़ अ फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा फॉल्स है। ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान, जो 10th 5 ईयर प्लान का टेन्योर है, क्या ये 2002 से लेकर 2007 था? तो ये तो करेक्ट है, तो हमें ये गलत नहीं है। बाकी रेयो तिवारी टेन्योर हैज़ बीन इंटरमीडिएटरीज ऑफ द इंडियन लैंड सिस्टम, तो ये भी सही है कि रेयो तिवारी टेन्योर इंटरमीडिएटरीज है। अब रेयो तिवारी जो है ये 1820 में ये दिया गया था थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड, इन्होंने रेयतवारी कंसेप्ट दिया है। और इनके हिसाब से जो पीजेंट और कल्टीवेटर्स हैं, इनके हाथ में ओनर है ये लैंड के, यानी कि लैंड के जो ओनर हैं ये पीजेंट्स हैं एंड कल्टीवेटर्स।
अब आते हैं हम, जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन लॉर्ड डलहौजी, तो ये गलत है कि लॉर्ड डलहौजी ने ही, लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। अगर यहाँ पे ये होगा कार्नवालिस। तो इस तरह से हमें पूछा था कौन सा फॉल्स है, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेशन रिफॉर्म कमीशन 2013 सबमिटेड रिकमेंडेशन ऑन फॉलोइंग। तो किस पे रिकमेंडेशन दिया था स्टेट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म ने? तो इनका रिकमेंडेशन था कि कैसे लेजिस्लेशन, इनका रिकमेंडेशन बेस्ड था कि लेजिस्लेटिव आर्किटेक्ट हो, फाइनेंशियल सेक्टर में रिकंस्ट्रक्शन हो, अपग्रेड हो, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, एजेंसी क्रिएट हो, नई नई एजेंसी जो कि बेटर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करती हो। तो लेजिस्लेटिव एंड इसके साथ साथ नॉन लेजिस्लेटिव, ये दोनों चीज़ें चाहते थे, इनका रिकमेंडेशन था। तो इस तरह से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। और इन्होंने ये स्टेट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किस कमीशन, ये क्यों थी? ये चाहती थी कि बेटर गवर्नेंस हो, बेटर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड था, और ये जमींदारी प्रणाली लॉर्ड डलहौजी ने नहीं, कार्नवालिस ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द लोएस्ट विमेन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज अंडर। तो किस मनरेगा में 2013 में किस स्टेट में विमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत लो है? तो उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान और वेस्ट बंगाल यूपी एंड उड़ीसा की जो विमेन हैं उनका बहुत कम एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज था मनरेगा में। नेक्स्ट है हमारा, ये ग्रोथ मॉडल दिया है, एसटी दिया है, आईटी दिया है, और हमें ये जो अल्फ़ा है इसका, ये 0 से कम और 1 से कम और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर दैन 0। हमें पहले ही बता दिया है कि ये अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और बीटा भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। और हम जब एसटी और इक्वल टू आईटी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारा अल्फ़ा टी है और यहाँ पे बीटा करेंट ईयर माइनस इन आउटपुट ऑफ द पास्ट ईयर, अगर हम इस तरह से इसको मैच करने की कोशिश करें तो ये हमारा अगर हम इसको बीटा के टर्म में देखें, अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये बीटा और वाई टी माइनस 1 और अपॉन वाई टी, ये ऐसे फॉर्मुलेट होगा। और उसके बाद अगर हम इसको ओपन करें तो वाई टी से ये वाई टी कैंसिल हो जाएगा, फिर बीटा वाई टी माइनस 1 होगा। यानी कि अगर हम इसको करेक्ट देखें तो बीटा माइनस अल्फ़ा ये न्यूमरेटर में होगा, और जो बीटा और ये दोनों ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा ये दोनों 0 से बड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर बीटा होना चाहिए, क्योंकि ये बीटा ही है जो 0 से बड़ा है। अल्फ़ा तो 1 से कम भी होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग्रोथ तभी रिक्वायर्ड होगा जब कंडीशन हमारा बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 फुलफिल होगा। इसका यहाँ पे हिंदी वर्जन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, और यहाँ पे फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इस टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट हमें C इज इक्वल टू 5Q² प्लस 20Q प्लस 5 दिया हुआ है। हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर हम टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 10Q प्लस 20। हमें ऑलरेडी प्राइस यानी कि ये Q की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो Q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 10 × 5 प्लस 20, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा 70 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ओवरऑल रिग्रेशन ऑफ द टेस्ट। तो ये तो कितनी बार हम कर चुके हैं कि अगर ओवरऑल रिग्रेशन की बात करें तो एफ टेस्ट में लगाना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग रेलेवेंट लैग्ड वैल्यू ऑफ अ डेवलपमेंट वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन कुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर लैग्ड वेरिएबल को राइट हैंड साइड में अगर हम इंक्लूड करेंगे
तो क्या होगा, तो अगर कभी भी लेग्ड वेरिएबल को अगर हम राइट हैंड साइड में मॉडल की, जैसे कि राइट हैंड साइड इसका ये पोर्शन होगा, तो लेग्ड वेरिएबल अगर हम कभी भी इसके राइट हैंड साइड में इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो तो पहली बात तो वो बायस्ड होगा, बट वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एस्टिमेटर होगा। तो हमारा पहला आंसर ही करेक्ट हो गया। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा क्या है। तो a प्लस बी यानी कि ये जो ऊपर है a प्लस बी कॉफ डगलर प्रोडक्शन फंक्शन के, ये हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉफ डगलर प्रोडक्शन फंक्शन की 1 होनी चाहिए। लेबर इलास्टिसिटी तो L के ऊपर A है, तो हमारा लेबर इलास्टिसिटी यहाँ पे A हो जाएगा। और कैपिटल इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल इलास्टिसिटी हमारा बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ये हिंदी वर्जन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो बॉक्स जेंकिन ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हम यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए। यूनिट रूट टेस्ट का यूज़ करते हैं हम स्टेशनैरिटी को फाइंड करने के लिए। डर्बिन वाटसन डी टेस्ट का यूज़ करते हैं ऑटो कोरिलेशन को निकालने के लिए। और ग्रेंजर टेस्ट यूज़ होता है कैजुअलिटी के लिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी एकदम मैच कर रहा है। नेक्स्ट है, इफ़ OLS इज यूज टू प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन विच ऑफ फॉलोइंग विल बी लाइकली कंसिक्वेंस, यानी कि अगर ऑटो कोरिलेशन में OLS यूज़ होगा तो कौन सा कंसिक्वेंस देखने को मिलेगा। तो ऑटो कोरिलेशन में क्या होगा, अनबायसनेस, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, लेकिन कंसिस्टेंट और इनइफिशिएंट। ये याद रखिएगा, ऑटो कोरिलेशन में अनबायसनेस, कंसिस्टेंट बट इनइफिशिएंट की प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो कोएफिशिएंट एस्टिमेटर्स में बी मिसलीडिंग। तो येस, अनबायसनेस में कोएफिशिएंट एस्टिमेटर्स नहीं, कोएफिशिएंट से इसका मतलब नहीं होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में। ऑटो कोरिलेशन में हाइपोथेसिस टेस्ट रीच रॉन्ग कंक्लूजन। येस, अगर ऑटो कोरिलेशन हमारे मॉडल में है तो हमारा हाइपोथेसिस में कंक्लूजन ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोरकास्टिंग मेड मॉडल कुड बी बायस्ड, तो नहीं, ऑटो कोरिलेशन में अभी बताया मैंने अनबायस्ड होता है फोरकास्टिंग, कंसिस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इनइफिशिएंट हो जाता है, ये मेन प्रॉब्लम है। और स्टैंडर्ड एरर में भी इनअप्रोप्रिएट, जिसकी वजह से इनइफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो सेकेंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इकोनोमेट्रिक मॉडल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद द बिफोर एस्टिमेशन। क्या आइडेंटिफिकेशन हम पहले कर लेते हैं किसी भी मॉडल किसी भी प्रॉब्लम का? तो ये तो अगर हम नॉर्मली देखें कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसके प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन पहले ही करते हैं ना, कि क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसिटी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। येस, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की बात करें तो हम जब आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम करते हैं तो वहाँ पे दो तरह की चीज़ें को हमें करना ज़रूरी है। एक तो ऑर्डर निकालना और दूसरा रैंक निकालना। तो ऑर्डर कंडीशन इसका नेसेसरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमें रैंक भी निकालना होता है। तो हमारा ये भी सही है। दूसरा है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग गिवन अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ़ द इक्वेशन इज अंडर आइडेंटिफाइड। तो क्या हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर देता है ये अंडर टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मॉडल को? तो ये नहीं, क्योंकि टू स्टेजेस लीस्ट स्क्वायर मेथड हमारा ये होता है जस्ट आइडेंटिफाइड के लिए, और जस्ट आइडेंटिफाइड या ओवर आइडेंटिफाइड, नॉट फॉर द अंडर आइडेंटिफाइड। तो ये गलत हो जाएगा। और अंडर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाइड टू रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। तो येस, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम रिड्यूस फॉर्म भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम अलग अलग इक्वेशन पे हम OLS भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, जबकि थर्ड हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड कितनी बार बताया है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है, इसको हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे। यहाँ पे ये सही था और इसमें ये सही था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारा बताना है फॉल्स है। तो
जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको विलियम गॉसेट ने दिया है, ये तो सही है। ट्रिपलेट टेबल जो यूज़ किया गया है ये रैंडम सैम्पलिंग के लिए किया गया है हमारा, ये भी करेक्ट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिकल हो जाएगा तो यहाँ पे पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर हमें निकालना है y ऑन x तो उसका फॉर्मूला होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, लेकिन यहाँ पे पहले x है बाद में y है, तो इसीलिए यही गलत हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारा गिवन दैट LM फंक्शन इज y इक्वल टू 100। एक बार मैं इस सबको इरेज कर देती हूँ तो फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट था। हमें y इज इक्वल टू 100 प्लस 10i दिया है और ये हमारा LM फंक्शन है और IS फंक्शन हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू 160 माइनस 20i। हमें बताना है इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारा इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि y एंड i बताना है इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब हमारा IS LM के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, IS को LM के इक्वल करेंगे तो यहाँ हमारा 100 प्लस 10i इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 20i के। अब ये 60 ये 20 इधर आएगा और ये 100 को उधर लेके जाएंगे तो 10i ये माइनस था तो इधर आके प्लस 20i बन जाएगा और ये 160 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस 100 यहाँ पे हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 30i और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60। तो अब i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 अपॉन 30 यानी कि i की वैल्यू आ गई 2। तो अब तो हमने i की वैल्यू निकाल लिया, तो i की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, इस i की वैल्यू को किसी भी y के फंक्शन में या तो LM या तो IS के फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y की भी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ y इज इक्वल टू 100 प्लस 20i। अब मैं यहाँ पे 100 प्लस 20 इंटू आई की जगह पे 2 पुट कर दी तो यहाँ पे 100 प्लस 40 तो ये बन गया, सॉरी ये देखिए यहाँ पे 10 है 10i और मैं यहाँ पे 20 रख के सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 है तो ये 20 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20। तो 100 प्लस 20 क्या हो गया? 120। तो हमारे y मिला 120 और i मिला 2 और जो कि फर्स्ट इक्वेशन में है तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमारा पेपर 3 2014 दिसंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि हमें 2 इंडस्ट्री दी गई है और साइमन हॉकिन विजिबिलिटी कंडीशन बतानी है। IJ1 2 और J1 2 दिया हुआ है, यानी कि 1 इंटू 2 का मॉडल है। तो कंडीशन क्या होगी? तो पहले तो हॉकिंग कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो हॉकिंग कंडीशन, साइमन एंड हॉकिंग कंडीशन क्या है कि सबसे पहले जो वायबिलिटी कंडीशन है कि इनका जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट i माइनस ए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। और जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स i माइनस ए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि दोनों चीज़ होना चाहिए। तो पॉजिटिव किस में है? ये ग्रेटर देन 0, ये क्या है? ये इनके प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल ये पॉजिटिव होने चाहिए, तो यस ये पॉजिटिव है। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो ये 0 से बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। ये तो पूरा सीक्वेंस ही गलत बताया है, मैट्रिक्स ही नहीं दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स में ये 0 से कम है, इसीलिए ये गलत है। और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल डायगोनल नहीं दिया हुआ है i माइनस ए के फॉर्म में, इसीलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पेपर। इसके बाद हम कल जून का पेपर करेंगे 2015 का। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।